दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब एक तरह से लग रहा है कि स्टॉक ने अपना बॉटम बना लिया है और आने वाले इसमें शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्रिगर मिलेगा वो मिलेगा इसको क्वार्टर टू का रिजल्ट, जो हमारे सामने मंडे को होगा। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेजी की शुरुआत फिर हो जाएगी। तो मंडे को हमें इंतज़ार करना होगा और रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। वैसे अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस लगातार इसके पीछे पड़े हुए सेल के टारगेट देते हैं, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉक इन पीरियड, जिसका मामला अब फिलहाल सुलझ चुका है। अब आने वाले इसमें क्या आगे की संभावना बनेगी, इसके वीकनेस क्या और इसके स्ट्रेंथ क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में इस लेवल पे अब खरीदारी का सही मौका है, या फिर बिल्कुल टाटा टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा दबाव में रहने वाला काफ़ी समय तक, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग 139 पर थी, 0.92% की तेज़ी के साथ। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आप इंट्राडे में ये स्टॉक 135 तक गया, यानी जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है और निचले लेवल से इसने बाउंस बैक दिया है। और क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ से नीचे स्टॉक के जाने की संभावना काफ़ी कम दिख रही है। और आप समझ ही सकते हो, इससे पहले स्टॉक ऑलरेडी 8 तारीख को 130 तक जा चुका है। ये लॉक इन पीरियड के पहले की रेट है। और ये देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज हाउस ने सेल की रेटिंग दी थी, 110 का टारगेट दिया, उसका असर देखने को मिला। और जो स्टॉक 150 के ऊपर ट्रेड करा था वो 130 पर आ gया। लेकिन आप ये क्लियरली देख सकते हो कि निचले लेवल पे स्टॉक ठहरता नहीं है। जैसे स्टॉक नीचे आया, एक शानदार खरीदारी लौट के आई और 9 अक्टूबर को सीधा स्टॉक फिर से 150 को क्रॉस कर गया। तो आप एक समझ ही सकते हो कि स्टॉक जैसे नीचे जा रहा है, बहुत अच्छी खरीदारी लौट के आ रही है। बहुत सारे बायर हैं जो 150 के नीचे खरीदारी करने को तैयार है। और नतीजा ये रहा कि काफ़ी समय तक स्टॉक फिर से 150 से 155 के आसपास रहा। और उसके बाद अगर आप देखें तो लॉक इन पीरियड खुला और नतीजा है कि लॉक इन पीरियड में जो बड़े शेयर होल्डर, जिन्होंने एंकर इन्वेस्टर, जिन्होंने भारी भरकम मात्रा में शेयर खरीदे हुए थे, उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की। तो उसके बाद जो 150 के आसपास स्टॉक था वो गिरते हुए आप देख लो कि फ्राइडे को 135 तक आ गया। लेकिन अब वो पूरा एक सप्ताह निकल चुका है, क्योंकि लॉक इन पीरियड सोमवार को खुला। तो आप देख सकते हो उनको जो शेयर बेचने उन्होंने बेच दिए। अब यहाँ से फिर से एक रफ्तार दिखाई देगी और मंडे को वैसे भी रिजल्ट है। तो ये सारी बातें अब साबित करी है कि इसने अपना बॉटम बना लिया है। अब जो दूसरा लॉक इन पीरियड होगा वो 3 महीने के बाद होगा, यानी वो 12 दिसंबर को खुलने जा रहा है। तो उतने ही शेयर फिर से बिकवाली के लिए आएंगे। करीब 12.6 करोड़ शेयर है जो फिर से आएंगे बिकवाली के लिए। तो अभी उसके लिए तो काफ़ी समय, तब तक शेयर अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी 1 महीना निकला, 2 महीने बाकी है, दिसंबर तक काफ़ी समय वक्त है। तो उसकी तो अभी कोई चिंता की बात ही नहीं है। बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो लॉक इन पीरियड अभी समय लगने वाला है। अब इसके बीच में जो कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार कोशिश करे कि शेयर की प्राइस नीचे आए, यहाँ तक कि ये जो नए ब्रोकरेज हाउस है एम्बिट, उन्होंने तो यहाँ पे इसका टारगेट ही 100 से नीचे दे दिया, जो किसी को हजम ही नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्टॉक में गिरावट बड़ी हो सकती है, उनके हिसाब से जो वैल्यूशन है इसकी महंगी है। और उनका ये भी कहना है कि जो इस समय होम लोन सेगमेंट का बिजनेस है वो तो अभी इस समय बैंकों का ही दबदबा है और ऐसे में इनके पास उतने कस्टमर नहीं आते हैं। और ऐसे में इसको आगे भी दबाव झेलना पड़ सकता है। और 86 का टारगेट दिया, जो देख सकते हो कि वो टारगेट तक स्टॉक नहीं जाएगा अगर बाजार ने साथ दिया। तो अगर यह है कि बाजार में गिरावट का माहौल बना तो फिर हर स्टॉक नीचे जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अब जैसे कि 70 रुपये में तो इसका IPO ही कंपनी ने दिया, वो शेयर जो इतना शानदार है, कंपनी का इतना बैकग्राउंड मजबूत है, इतने बजाज ग्रुप का साथ है, वो 86 तक कैसे जाएगा। लेकिन देते हैं ब्रोकरेज हाउस ऐसे टारगेट जिसकी वजह से शेयर की प्राइस रुक जाती है, उतनी बढ़ नहीं पाती है। तो यहाँ पे उनके जो टारगेट का कोई असर ज़्यादा देखने को नहीं मिला और देख सकते हो कि लोगों ने उसको इग्नोर ही किया। लेकिन सिर्फ लॉक इन पीरियड खुलने की वजह से अगर आप देखें तो शेयर की प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई थी, क्योंकि उनको भी अपना प्रॉफिट बुक करना था। अब यहाँ पे सोमवार यानी 21 अक्टूबर 2024 इसके लिए बहुत ही बड़ा दिन होने जा रहा है। कंपनी अपना पहला रिजल्ट डिक्लेयर करेगी लिस्टिंग के बाद। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट का रुझान मिक्स था। बात करें रेवेन्यू की तो 2.2 थाउजेंड करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू बताया था,
जहाँ पे 27.42% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 482.61 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 4.51% की ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली। लेकिन बात करें अगर डायलूटेड ईपीएस की, तो वो 0.6 के आसपास रहा, जहाँ पे 13.04% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। और अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 21.97% के आसपास रहा, जहाँ पे 17.99% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट मार्जिन गिरा है, कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। इस बार पिछली बार के मुकाबले अगर रिजल्ट बेहतर रहा तो फिर इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना भी बन जाएगी। अब इसके कुछ स्ट्रेंथ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखें तो बजाज ग्रुप का एक हिस्सा है और बहुत ही पुराना हिंदुस्तान का घराना बजाज फाइनेंस, ऑटो सेक्टर में बजाज फिनसर्व, और इस सेक्टर में ये बहुत ही पुरानी कंपनी, इनके पास अनुभव बहुत है क्योंकि ऑलरेडी पहले से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसी इनकी फाइनेंस सेक्टर में 2 कंपनियां हैं। क्लियरली देख सकते हो कि इनका जो अनुभव बहुत ज़्यादा है, ऐसे में इनके लिए तो एक प्लस पॉइंट है ही। दूसरे यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो इसकी 29.3% के आसपास है फाइनेंस 2020 से लेकर 2024 तक। और देख सकते हो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बनी हुई है और देख सकते जिस तरह से लगातार शहरीकरण हो रहा है, बहुत सारे नए नए टाउनशिप बन रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग पे लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ, लोगों की इनकम बढ़ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर सरकार का जो पूरा फोकस है, सरकार लगातार घर बना के दे रहे, हर कोई चाहता है कि उनका खुद का घर हो। तो ऐसे में इस सेक्टर में बूम आया हुआ है और कोविड काल के बाद बाज़ार रिकवर भी हुआ है। रियल इस्टेट में जो काफ़ी समय से मंदी थी पिछले 10-20 सालों से, 2008 के बाद भयंकर मंदी का दौर था, वो धीरे धीरे खत्म हुआ है, तो इसका असर भी इसके लिए पॉजिटिव बना है। तीसरा इसके लिए जो स्ट्रेंथ है वो है इसका एनपीए, वो 0.10% मात्र। तो कंपनी का देखो कि इनका जो एनपीए बहुत कम है, यानी रिस्क बहुत कम है। कंपनी लगातार अगर आप देखें तो अपने जो 100 में से 99.9% रुपीज़ को अच्छे से रिकवर कर पा रही है, तो इससे फाइनेंशियल सेहत अच्छी है और रिकवरी इसका मोड देखें तो बहुत ही बेहतर है। इससे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर चिंता की बात नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ वीकनेस भी है, जिसमें देखें तो कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो 3 स्टेट के अंदर ही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में, जहाँ से 70% का इनका पूरा बिजनेस ऑपरेट होता है। इनका टोटल एयूम 70% इन 3 स्टेट के अंदर ही है। और यहाँ पे अगर कोई चेंजेस होते हैं, अगर राजनीतिक उठापटक होती है, कोई पॉलिसीज में बदलाव होता है, तो इसका असर कंपनी के कारोबार पर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें, कंपनी बहुत तेज़ी के साथ में जो अपना डिफ़ॉल्ट लोन है उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनके लिए और भी इस सेक्टर से चिंतित संभावना होती है और मामले हैं जो कोर्ट में भी चले थे, ये थोड़ी सी चिंता होती है। तीसरा है कि कंपनी के लिए अब देखो रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत सारी कंपटीशन भी है और डाउनफॉल भी आते रहते जाते रहते हैं। डेवलपर्स के लिए भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है बजाज ग्रुप के लिए। अब जो एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी को लोन बांटने से और वितरण करने से रोक दिया है। और इसके पीछे वजह बताई है कि वो नियम से ज़्यादा ब्याज वसूल कर रहे थे और आरबीआई ने इसीलिए आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड पर एक्शन लिया। इन 4 एनबीएफसी को रोक दिया, अब वो आगे लोन नहीं बांट पाएंगे। और देख सकते हो कि 21 अक्टूबर से ये नियम लागू हुआ इनके ऊपर जो बैन लगा है वो सोमवार से लागू होगा। हालांकि अभी जो इनके मौजूदा कस्टमर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए आगे भी रिकवरी वो कर सकते हैं, उसको रोका नहीं गया, जो बिजनेस उन्होंने ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन आगे से वो लोन नहीं बांटेंगे। तो क्लियरली देख सकते हो कि आरबीआई बहुत ज़्यादा सख्त है। कोई भी अगर एनबीएफसी ज़रूरत से ज़्यादा और नियमों से ज़्यादा अगर उन किसी से लोन वसूल कर रही है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर रोक लगा रही है और एक अच्छा फैसला है जिससे लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो, लोग गलत तरीके से न फंसे। और इसीलिए ऐसी एनबीएफसी जो इस तरह से बिजनेस करती है वो धीरे धीरे बंद होगी। तो जो मजबूत एनबीएफसी है बजाज फाइनेंस जैसी, वही आगे टिक पाएगी क्योंकि वो नियमों के साथ काम करती है और इसीलिए आने वाले समय इनके लिए थोड़ा राह भी आसान हो जाएगी। तो एक अच्छी पहल है एक तरह से देखें तो, जो लोगों को लूट हो रही थी उसको रोका गया आरबीआई की तरफ से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।